मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? यूपी एसआई, यूपी पुलिस और एसएससी रेलवे का मैथ कर रहे थे। मैथ में क्या चल रहा था भाई? प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। तो 4 क्लास हो चुकी है, ये आज की 5वीं क्लास है और हो सकेगी तो 5वीं के साथ साथ आज लास्ट क्लास भी होगी। तो भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक? क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाया करेगा, ठीक है? तो देख रहे भाई कहाँ से स्टार्ट करना है? आज क्या है? आज कौन सी क्लास है? आज क्लास 5वीं क्लास है, ठीक? प्रॉफिट एंड लॉस का। और ये स्पेशल टाइप है आज की कौन सी टाइप है? स्पेशल टाइप है मैथ की, ठीक? देखो क्या है भाई? स्पेशल टाइप। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया भाई? 57 कह रहा कि एक प्रकाशक 3,50,000 रुपए में 3500 किताबें छापता है और 500 किताबें विज्ञापन के तौर पर मुफ्त देता है। वह प्रत्येक 29 किताबों की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है तथा 25% बट्टा भी देता है। यदि किताब का अंकित मूल्य 160 रुपए है तो इस प्रक्रिया में हुए लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? कह रहा कि 3500 किताबें छापता है कितने में भाई? 3,50,000 में। 3500 बुक्स छापता है कितने में? 3,50,000 में। 3,50,000 में। और कह रहा कि 500 किताबें विज्ञापन के तौर पर मुफ्त देता है। कितना? 500 क्या करता है भाई? 500 बुक्स फ्री देता है इस पे, ठीक? फ्री देता है। अब जो 3500 बुक्स छाप रहा है कितने में? 3,50,000 में। और कह रहा कि 500 बुक्स फ्री है, फ्री दे रहा है। तो भाई जब फ्री दे रहा है तो टोटल मामला कितना बना? अगर 500 माइनस कर दें तो टोटल उसका जो एमआरपी है किस पे काउंट होगा भाई? 3,000 का। 3,000 बुक्स, ठीक? 3,000 बुक्स। अब जो इसको प्रॉफिट लॉस करना है किस पे करना है भाई? 3,000 बुक्स पे करना है। अब इसी पे इसको अपना प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि 500 तो फ्री हो गया तो अब 3,000 का केवल मामला रह गया। और बोल रहा है कि वह प्रत्येक 29 किताबों की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है। कह रहा है कि 29 किताबों की खरीद पर एक किताब मुफ्त देता है। इसका मतलब उसका सीपी कितने का जा रहा है भाई? 29 किताब दे रहा है और एक किताब मुफ्त में दे रहा है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है सीपी तो 30 किताब का जा रहा है ना। कितने का भाई? 30 बुक्स। 30 बुक्स का सीपी और कितने भाई? 29 किताबों की खरीद पर 29 बुक्स। बताओ 29। सीपी तो उसका जा रहा है कितने का? 30 बुक्स का। और जो आपसे पैसा लेगा वो 29 बुक्स का एमआरपी वाला पैसा लेगा, है कि नहीं? और यहां पे बोल रहा है, कह रहा है कि किताब मुफ्त देता है तथा 25% बट्टा भी देता है, मतलब 25% का डिस्काउंट देता है। यदि किताब का अंकित मूल्य कितना है भाई? 160 रुपए। कह रहा किताब का मूल्य 160 रुपए है। तो 160 रुपए जब किताब का मूल्य है, क्या है? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस है, एमआरपी है। तो 25% कितना निकल कर आएगा भाई? 25% का 1/4 हो जाएगा। इसका 160 का कितना आ जाएगा? 25%, 40। तो 40 का डिस्काउंट हो जाएगा तो क्या होगा भाई? कितना बचेगा? 120 रुपए, ठीक? अब सेलिंग कितने में होगी? 120 रुपए का एसपी हो जाएगा, ठीक? 120 रुपए हो गया सेलिंग प्राइस। यहां पे देखो 30 बुक्स का सीपी और 29 बुक्स का क्या है? एमआरपी। तो 30 बुक्स ये नहीं है, यहाँ पे कितना? 3,000 है। देखो 30 बुक्स, 29 पे एक फ्री है तो 30 बुक्स नहीं है, यहाँ पे कितना है? 3,000 बुक्स है। कितने भाई? 3,000 है। तो कितने गुना हुआ? 3,000 100 गुना है, ठीक? तो जब 100 गुना है तो 100 गुना इधर भी करना पड़ेगा। गुणे 100 कितना हो जाएगा? ये 2,900। कितना हो जाएगा? 2,900, ठीक? इसका मतलब कि 2,900 3,000 बुक्स क्या करेगा? कोई खरीदेगा तो उसमें क्या होगा भाई? यहां पे बोला है कि 29 किताबें की खरीद पर, यहां पे देखो खरीदेगा कितना? केवल एमआरपी देगा किस पे? 2,900 का। 2,900 बुक का मार्क प्राइस पैसा देगा, एमआरपी देगा।
और ये क्या है भाई 3000, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा 160 रुपए ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये देखो एसपी सेलिंग प्राइस, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस यही हो रहा है ना भाई, ये तो एमआरपी हो गया ना, ये एमआरपी हो गया, ये 25% की डिस्काउंट, ये एमआरपी हो गया, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब क्या करा कि, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी निकल कर आई, एमआरपी कितना था 160 रुपए, और यहाँ पे 25% की छूट मिला, तो कितना मिला बचा भाई 120 रुपए हुआ। मतलब कोई अगर एक बुक का मार्क प्राइस 160 रुपए है, तो कितने में बेच रहा है डिस्काउंट के बाद, 25% डिस्काउंट के बाद 120 रुपए में। तो एक किताब का एसपी कितना है 120 है, तो 2900 का कितना हो जाएगा, 2900 का कितना हो जाएगा भाई, हम क्या करेंगे गुणा, इसमें 120 से गुणा करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है कि नहीं। ये एमआरपी है, देखो ये एमआरपी है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर हम गुणा करें इसमें 29 गुणे 12, लास्ट में 3 जीरो लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 29 दूना 58 और 29 कितना हुआ 8 9 9 5 14 को 4 हासिल लगा, 1 का 2 1 3, और देखो 3 जीरो, ये कितना आया 3 4 8 3 4 8 और 3 जीरो 1 2 3, यही मामला निकल कर आया। अब ये क्या है भाई, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया, और ये क्या है सीपी है, सीपी है। तो खैर इस प्रक्रिया में लाभ या हानि, तो क्या हुआ भाई, सीपी कितने का पड़ा 3,50,000 में, और उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस 3,50,000, सेलिंग प्राइस कितना पड़ा 3,48,000। आप अगर भाई कोई चीज 3,50,000 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको इतने में सेल कर दे रहे हैं, कितने में 3,48,000 में, तो लॉस होगा ना, कितने का लॉस होगा 2,000 का, कितने का लॉस हो जाएगा भाई 2,000। भाई 3,50,000 में आप कोई चीज खरीदे और 3,48,000 में बेच दिए, कितने का लॉस हुआ 2,000 का लॉस हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, करा एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत 10% वह रिश्वत के रूप में देता है। क्या करा है भाई, करा कि एक दुकानदार है एमआरपी पर क्या कर देता है 25% की छूट दे देता है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत, जो वस्तु की जो वो अवैध वस्तु बेच रहा है, कौन सी अवैध वस्तु, और कर रहा है कि वस्तुओं की कुल लागत 10% वह रिश्वत देता है। अब जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, उस पर क्या कर रहा है कि 10% रिश्वत दे रहा है, ठीक, के रूप में देता है, यदि वह 9 सही 1/11% का लाभ कमाना चाहता है, कितने का 9 सही 1/11% का लाभ कमाना चाहता हो, तथा वस्तु का लागत मूल्य, सीपी कितना है वस्तु का लागत मूल्य 2500 हो, कह रहा वस्तु का जो लागत मूल्य है ना भाई 2500 हो, तो उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए। कह रहा है यदि लागत मूल्य सीपी कितना है 2500। एक बात बताओ, इधर सीपी भी क्या है 2500 रुपए है, और इस सीपी पर 10 कह रहा है कि यहाँ पे वस्तु की कुल लागत 10% पर रिश्वत देता है, और सीपी पर इधर 10% रिश्वत भी दे रहा है, तो उसके लिए सीपी कितना पड़ेगा भाई 10% अभी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, बताओ यहां से। इसका हम 10% जब बढ़ाएंगे तो कितना निकल कर आएगा 10% 250, तो कितना हो जाएगा सीपी इसके लिए कितना बन जाएगा भाई 2750, ये सीपी बनेगा इसके लिए भाई, सीपी कितना बन जाएगा 2750, क्योंकि सीपी तो 2500 रुपए है, प्लस उस पर 10% क्या दे रहा है रिश्वत दे रहा है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ रहा है 2500 जगह के 2750 रुपए पड़ रहा है। और हम रेशियो जानते हैं भाई कि हम क्या, और हमें रेशियो पता है किसका किसका, सीपी और एमआरपी का। अब जो लोग क्लास नहीं देख रहे हैं भाई, जो लोग डायरेक्ट इस क्लास पे आएंगे उनको नहीं समझ में आएगा कि सीपी एमआरपी का रेशियो निकल कर कहां से आया, है कि नहीं। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो हम क्या बताए थे कि सीपी में क्या होगा भाई, लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि 100% 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और एमआरपी का रेशियो क्या होता है कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, ये रेशियो होता है। और कैसे ये निकल कर आया हम प्रूफ भी किए थे, ठीक है। तो जो लोग डायरेक्ट 5वीं क्लास पे आएंगे उनको नहीं समझ में आएगा क्या मामला, बस इतना जानना पड़ेगा कि भाई सीपी 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी कैसे निकल कर आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तब सीपी और एमआरपी का रेशियो निकल कर आएगा, आता है इस मेथड से, इस तरीका से, ठीक। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, अभी क्या देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई फ्रैक्शन में हो गई, अभी 25% की छूट,
तो हम यहाँ पे कर देंगे 100 माइनस 25 करेंगे, 100 माइनस 25 करेंगे तो 75% बनेगा। लेकिन हम ये भी बताए थे कि आप भाई 100% को क्या लिख सकते हो, बताओ। 100% का मतलब क्या होता है, यही 100 गुणे 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 100% का मतलब 1। 100% का मतलब 1। तो हम 100% की जगह पर 1 भी लिख सकते हैं भाई, 1। ठीक, 100% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस डिस्काउंट कितना, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/4। हम इसकी जगह पे 75% की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर लेते भाई, हम 75% लिख देते, लेकिन यहाँ पे मामला फंसाएगा, यहाँ पे 9 सही 1/11% का लाभ होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए ये तरीका अपनाया जाता है। अब यहाँ पे भी हम 1 लिख लिए। अब प्रॉफिट है, प्लस रहेगा कितने परसेंट का भाई, इतने का, 9 सही 1/11%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/11 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई 1/11। ठीक, 1/11। अब क्या मामला निकल कर आया, ये कितना हो जाएगा भाई, 3/4 अनुपात है, ये कितना हो जाएगा, 11 12/11। अब भाई ऐसे रेशियो निकालेंगे, 11×3=33 अनुपात है 12×4=48। अब क्या है यहाँ पे दिया भाई, 12×4=48। अब इधर हम अभी भी रेशियो इसको काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 11 बार भाग जाएंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएंगे, 16 बार। अभी देखो ये सीपी है, सीपी 11 और एमआरपी कितना, 16। सीपी 11 निकल कर आया, अगर सीपी 11 रुपए है तो एमआरपी कितना होगा, 16 रुपए होगा। अभी सीपी की वैल्यू यहां पर हम निकालें भाई, सीपी कितना था, 2500 रुपए था, लेकिन 10% क्या दे रहा था, वो रिश्वत दे रहा था। तो सीपी उसके लिए सीपी का 10% रिश्वत दे रहा था। देखो कह रहा है कि लागत, कुल लागत 10% पर रिश्वत देता है, वस्तुओं की कुल लागत पर, मतलब सीपी पर 10%। तो सीपी यहाँ पे बोला है 2500, इसका 10% जब निकाले तो 10% 250 निकला। तो कितना इसके लिए सीपी हो गया भाई, 2750 हो गया। अब 11 की वैल्यू क्या है, 11 की वैल्यू कितनी भाई, 2750 है। 11 की वैल्यू कितनी है, 2750 है। कितने गुना है, 11 दूना 22, 11 × 55 और 0 250 गुना है। और क्या पूछा है भाई, अंकित मूल्य पूछा है, तो एमआरपी हमें मिल गया भाई। इसको भी हम क्या कर देंगे, 250 गुना कर देंगे। जब 250 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000। कितना आएगा भाई, 4000। ये आंसर आ गया कितना, 4000। ऐसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, अगर ये तरीका भाई जो नहीं करेगा वो कितना समय लगाएगा, आएगा दूसरे तरीके से आंसर आएगा, दूसरे मेथड से उत्तर आएगा, हम नहीं करे नहीं आएगा। लेकिन जिसको ये सीपी और एमआरपी का रेशियो नहीं पता होगा वो क्या करेगा, बताओ। जिसको सीपी और एमआरपी का रेशियो नहीं पता होगा वो क्या करेगा, वो तो 2-4 पेज उस भरेगा तब न उत्तर आएगा उसका। क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदने के लिए दिल्ली से पटना जाता है। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदने के लिए दिल्ली से पटना जाता है। पटना में उस वस्तु की कीमत दिल्ली की कीमत से 10% कम है। वह यात्रा पर 350 रुपए खर्च करता है और उस वस्तु को दिल्ली में बेचने के लिए बाद कह रहा कि और उस वस्तु को दिल्ली में बेचने के बाद उसे 250 रुपए का लाभ होता है। उस वस्तु का मूल्य पटना में ज्ञात करें। मतलब पूछ रहा है कि भाई कोई जो चीज, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि भाई जो चीज दिल्ली में मिल रही है वही चीज पटना में, क्या कह रहा है कि जो चीज दिल्ली में मिल रही है वही चीज पटना में 10% कम में मिल रहा है। जो अगर जैसे कि दिल्ली में कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है तो पटना में वो चीज 90 रुपए की मिल रही है, यही कहना चाह रहा है। दिल्ली में कीमत पर 10% कम, वह यात्रा पर 350 रुपए खर्च कर देता है और दिल्ली जाने और आने में कितना का खर्च उसका हो जाता है, 350 रुपए खर्च हो जाता है। 350 रुपए खर्च हुआ और जब वो दिल्ली आया तो भाई वो सामान को बेचा तो कह रहा कि 250 रुपए का लाभ भी हो गया। तो पटना में उसका सीपी कितना था। अब देखो कह रहा कि दिल्ली से पटना, दिल्ली से पटना, दिल्ली से पटना, ठीक, पटना। क्या कह रहा है कि भाई जो प्राइस दिल्ली मिल रहा है 10% कम में मिल रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10। ठीक, अब कह रहा है कि कम मिल रहा है। अगर दिल्ली में कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है तो वही चीज पटना में कितने की मिल रही है, 9 रुपए की। यही बात है। अभी देखना है कि इनके बीच की गैपिंग कितनी भाई, इनके बीच की गैपिंग 1 है।
अगर दिल्ली में 10 रुपए की कोई चीज मिल रहा है तो पटना में कितने की वो चीज मिल रही है, 9 रुपए की। तो गैपिंग कितनी आई, एक की। लेकिन गैपिंग एक की आई, ठीक है। यहां पे कितने की गैपिंग आ रही है भाई, 250 का तो प्रॉफिट हुआ है। बताओ, अब देखो पटना गया, वो दिल्ली से पटना गया, 350 रुपए किराया भी लग गया, 250 रुपए कमा भी लिया। तो गैपिंग कितने की आई भाई, 250 रुपए केवल यही नहीं आएगा ना, ये भी तो उसमें एडजस्ट होगा ना, ये भी तो सीपी में काउंट होगा। तो 250 क्या हुआ भाई, 250 रुपए प्रॉफिट कमाया प्लस 350 रुपए क्या किया, 350 रुपए किराया लगा, तो कितना आया, 600 रुपए। अब बताओ, ये जो यहाँ पे गैपिंग एक है, ये गैपिंग एक है, ये एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 ना। ये जो एक की वैल्यू है, ये 600 रुपए, इनके बीच का अंतर एक है। लेकिन यहाँ पे जाने आने में क्या हुआ भाई, 600 रुपए का मामला है ना। जैसे मैं कह दूं कि भाई किसी के पास, जैसे मैं कह दूं कि पास मैं 100 रुपए कर्ज में हूं, और सामने वाला बंदा, मैं 100 रुपए कर्ज में हूं और सामने वाला बंदा मुझसे 100 रुपए ज्यादा है, तो अंतर कितने का है हमारे उसके बीच, 100 रुपए का अंतर नहीं है, 200 रुपए का अंतर है। अभी मैं 100 रुपए, पहले उसके बराबर मुझे जाने के लिए पहले मुझे 100 रुपए जो मेरा कर्ज है पहले उसको देना पड़ेगा, फिर उसके बराबर पहुंचने के 100 रुपए और लाना पड़ेगा मुझे कहीं से, तो 200 रुपए की गैपिंग है ना। तो यहाँ पे देखो 600 रुपए की गैपिंग है, कितना मामला, 600 गुना एक की वैल्यू 600। और पटना में पूछा है कि तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे 600 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 6 54, 9 6 54, ये हो जाएगा उत्तर, कितना, 5400। ये तरीका है करने का। अब जो ये तरीका नहीं लगाएगा भाई, वो उसमें अपना समय बर्बाद करे, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 60 करा कि किसी वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य पर 190% लाभ होता है। करा भाई किसी वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य पर 190% का लाभ होता है, इसका मतलब रेशियो किसका है, सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी का रेशियो। अगर सीपी भाई 100 है, अगर सीपी क्या है, 100 है, अगर सीपी क्या है, सीपी है 100, सीपी 100 है, तो एसपी क्या होगा भाई, एसपी क्या हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर हम मान लिया कि सीपी 100 है, 190% का लाभ होता है, ये प्रॉफिट 190 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 290। ये प्रॉफिट 190 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो कितना हुआ, 290। इसका मतलब कि 100 रुपए की चीज को 290 रुपए में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, बेच कर रहा है। कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, यदि वस्तु का जो सीपी है 10% बढ़ा दिया जाए, कितना, 10% बढ़ाएंगे तो 10% कितना निकल कर आएगा, 10, कितना हो जाएगा, 110। लेकिन विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। करा कि जो एसपी है, सेलिंग प्राइस 290 पहले भी था और 290 आज भी है, केवल क्या चेंज हुआ, सीपी चेंज हुआ, सीपी को 10% बढ़ाया गया, एसपी को नहीं, एसपी को छेड़ा ही नहीं गया। एसपी 290 पहले था और एसपी सेलिंग प्राइस आज भी 290 है। तब प्रॉफिट बताना कि अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है। पहले तो प्रॉफिट 190% का था, लेकिन अब सीपी को बढ़ा दिया गया 10%, एसपी को छेड़ा ही नहीं गया, तो भाई अब प्रॉफिट कितने का होगा, तो स्वाभाविक बात है अब प्रॉफिट कम का होगा। अब कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 110 रुपए की चीज आप बेच दिए कितने में, 290 में, अब कितने का इसमें प्रॉफिट, कितना फायदा हो रहा है भाई, कितना बढ़ा, 180, कितना, 180। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 180 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे भाई, 110 पर गुणे 100। अभी देखो ऑप्शन में क्या है, 54%, 70%, 62%, 163%। अभी मैंने देखा भाई अगर 110 से इसको काटेंगे, अगर 110 से इसको काटेंगे तो भाई एक से ज्यादा बार भाग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 110 रहता तो एक बार जाता तो भी 100। अगर मान लो कि 180 की जगह 110 नहीं रहता, 180 नहीं रहता, 110 ही रहता यहाँ पे, तो अगर 110 से भाग देते तो एक बार भाग जाता, तब भी तो 100% आता। लेकिन ये तो ज्यादा है ना, तो 1 दशमलव कुछ आएगा, तो सीधी बात 100% से वैल्यू ज्यादा आएगी, तो कितना हो जाएगा, 163%। कितना आ जाएगा भाई, इसको काटेंगे तो 163% अप्रोक्स आएगा, ठीक, अप्रोक्स कितना आएगा, 163% का प्रॉफिट होगा। पहले वही प्रॉफिट हो रहा था 190% का, अब कितने का होगा, 163% का। करा किसी वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य पर 150% का लाभ होता है, इसका मतलब सीपी एसपी का रेशियो हम लिखते हैं भाई, सीपी और एसपी। अगर सीपी सपोज दैट कि 100 रुपए है, तो एसपी कितना हो जाएगा, करा कि 150% का लाभ होता है, तो मतलब कि बेचा कितने में गया, 100 सीपी था, 150% इस पे लाभ लिया गया, तो कितने की बेचा गया भाई, 250%, 250 रुपए की, मतलब 100 की चीज 250 रुपए में बेच दिया गया। करा कि यदि वस्तु का सीपी 25% बढ़ा दिया जाए, अब भाई सीपी अगर हम 25% बढ़ा देंगे तो कितना होगा भाई, 25 ही निकल कर आएगा, 25%, तो कितना हो जाएगा, सीपी 125। विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, पहला जैसा क्वेश्चन है, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो अब प्रॉफिट कितने का होगा भाई,
अब 125 की चीज बेचेंगे 250 में, 125 रुपए का फायदा होगा। लेकिन अगर परसेंटेज पे जाएंगे, प्रॉफिट परसेंट पे, तो 125 पे फायदा हो रहा है, 125 का गुणे 100 कितना आ जाएगा भाई, 25 से 25 कट जाएगा, कितना आएगा 100%। कितना आएगा 100%। सब्स्टिट्यूट करा, एक व्यक्ति एक घोड़ा 6200 रुपए में तथा एक गाय 2600 रुपए में बेचता है, सेल करता है, इसको बेचता है, सेलिंग प्राइस दिया है। करा कि एक व्यक्ति एक घोड़ा 6200 रुपए में तथा एक गाय 2600 रुपए में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक, 10% का क्या होता, लाभ होता। अभी क्या कर रहा है भाई, क्या क्या है, अगर एसपी की बात करें, किसकी किसकी, हॉर्स प्लस काउ। ठीक, अगर इसके एसपी की बात करें, हम सेलिंग प्राइस की बात करें, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का ये कितना बना भाई 62, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 6200 प्लस कितना है 2600। अगर जोड़ेंगे तो 0088 ये निकल कर आया। ये क्या निकल कर आया, एक्सपी करा कि 10% का लाभ होता है। इसका मतलब कि सीपी अपने आप का 100% रहा होगा, और 10% का लाभ हुआ तो ये क्या हो गया भाई, 110% की वैल्यू होगी। 110% की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 110% की वैल्यू निकल कर आई कितनी, 8800। हम इसका अगर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको इसका सीपी पता चल जाएगा, दोनों का, घोड़ा और गाय का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो अगर हम 0 से 0 काट दिए, 11 से काटेंगे भाई, 11 8 88 कितना आया 80, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000। अब ये क्या पता चला भाई, सीपी हमको पता चला, सीपी मतलब घोड़ा और जो गाय है, घोड़ा और गाय है को खरीदा कितने में गया था, 8000 रुपए में खरीदा गया था, ये बात पता चल गई हमें। अब क्या करना है, अब करा कि यदि वह घोड़े को 6000 में और गाय को क्रय मूल्य पर बेचे। अब करा है कि दूसरा स्टेप क्या बोला कि यदि वो घोड़े को, ठीक, एसपी सेलिंग प्राइस की, इसकी हॉर्स की एसपी की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस। अगर हॉर्स को भाई 6000 रुपए में बेचे, ठीक, 6000 रुपए में बेच रहा है हॉर्स को, प्लस गाय को, गाय को करा कि गाय को किस पे बेच रहा है, गाय को क्रय मूल्य पर बेचे, सीपी पर। गाय को सीपी पर ही बेचने की बात करा, किस पे, सीपी पर बात। देखो घोड़े को सेलिंग प्राइस पर, काऊ को इतने पे, और कहा कि 6000 रुपए में यदि वह घोड़े को 6000 रुपए में और गाय को क्रय मूल्य पर बेचे तो 12.5% का लाभ होगा। घोड़े और गाय का सीपी बताना है, 12.5% का लाभ होगा। अभी देखो क्या होगा भाई, अब एक बात बताओ, कितने का प्रॉफिट। अब कह रहा कि जब हमें तो ये सीपी निकालनी है, सीपी कितना आया 8000 आया, सीपी कितना आया 8000 आया। और कह रहा कि इस पे क्या होगा, जब ये घोड़े को 6000 में और गाय को सीपी पर कॉस्ट प्राइस पर बेचे, इस पे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, गाय पर कोई फायदा नहीं कमा रहा है, ठीक, केवल सीपी पे बेच दिया। तो कह रहा कि भाई 12.5% का लाभ होता है इस प्रक्रिया में। तो भाई सीपी तो कितना है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगी। तो 1/8 जब होगी, जब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। तो 1/8 होगी, तो सीपी कितना, दोनों का सीपी कितना है, दोनों का हॉर्स और काऊ का सीपी कितना है, 8000 है। तो इसका जब 8000 का जब हम क्या निकालेंगे, 1/8, इसका जब हम 1/8 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, हम दूसरी जगह लिख लेते हैं। अब ये बेच कितने, अगर एसपी की बात करें हम यहाँ पे एसपी की, तो ये है 8000, इस पे क्या कर रहा है कि भाई 12.5% का फायदा हो रहा है, मतलब 1/8 अगर हम निकालें तो 1/8 कितना निकल कर आएगा इसका। तो डायरेक्ट हम एसपी लिख लेते हैं ना भाई, 12.5% का फायदा हो रहा है, तो हम क्या लिख लेते हैं, एसपी डायरेक्ट लिख लेते हैं। एसपी क्या हो जाएगा, 8000 गुणे क्या हो रहा है भाई, फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको 9/8 लिख सकते हैं। हम लिख लिए 9/8, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया एसपी, 9000 आ गया। ठीक, एसपी कितना आया 9000। अब ये कह रहा है कि जब घोड़े को 6000 में और गाय को क्रय मूल्य पर बेचा तो 12.5% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब कि गाय और घोड़े को कितने में बेचा, गाय को और घोड़े को कितने में बेचा भाई, टोटल देखो 12.5% का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेचा, 9000 में सेल किया, दोनों को 9000 में सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक, लेकिन इसमें तो और यहाँ पे बताया कि भाई घोड़े को 6000 में बेचा है, तो जब घोड़े को 6000 में बेचा और टोटल बिका 9000 में,
तो गाय को कितने में बेचा होगा, गाय को कितने बेचा होगा भाई, गाय को 3,000 रुपए में बेचा होगा। बताओ गाय को कितने में भाई, टोटल बेचा जो दूसरी प्रक्रिया थी, टोटल 12.5% का फायदा हुआ, तो ये 6,000 में बेचा और टोटल बिका 9,000 में। 8,000 हम क्या निकाले थे, 8,000 सीपी निकाले थे। जब 8,000 सीपी निकाले तो 12.5% का फायदा हुआ, तो टोटल दोनों घोड़ा और गाय 9,000 रुपए में बिका। और यहाँ पे क्या हुआ, घोड़ा बता रहा 6,000 रुपए में, तो जब 6,000 में बिका तो काऊ कितने में बिकी होगी भाई, काऊ 3,000 में, गाय 3,000 में बिकी होगी। तो ये तो बताया है ना कि गाय को सीपी पर बेचा है, कॉस्ट प्राइस पर बेचा है, तो ये तो पता चल गया। तो अब बताओ इसका सीपी नहीं पता चल जाएगा क्या, इसका सीपी, हॉर्स का सीपी नहीं पता चल जाएगा। जब दोनों का सीपी कितना है, जब दोनों का सीपी 8,000 है, तो इसका सीपी निकल गया 3,000, इसका सीपी निकल गया 3,000, तो हॉर्स का सीपी कितना हो जाएगा भाई, जब इसका 3,000 हो गया, इसका सीपी 3,000 हो गया, और टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस दोनों को मिलाकर 8,000 है, इसकी तो 5,000 होगी ना। बताओ आया कि नहीं आंसर। 5,000 और 3,000 कितना है भाई, 5,000। भाई दोनों की सीपी तो 8,000 है, जब दोनों का कॉस्ट प्राइस 8,000 है, घोड़े की पता चल गई 3,000, अरे गाय की 3,000 पता चल गई, तो जब इसकी 3,000 हो गई तो इसकी 5,000 हुई ना। और इस पे ये पता चला कि भाई गाय पर क्या किया था, 1,000 कमाया था वो, अरे घोड़े पर। अब देखो क्या दिया भाई, कह रहा है कि 16 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के समान है। 16 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य के समान है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के समान है। 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के समान है। यदि एक सेब, एक संतरा तथा एक आम के सीपी क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 1:1:2, तो बताइए एक सेब, 2 संतरे और 3 आम को बेचने पर कुल लाभ परसेंट क्या होगा, यही दिया है। अभी कितना पे भाई पूछ रहा है कि लाभ परसेंट, एक सेब, 2 संतरे, एक एप्पल की बात कर रहा है, 2 संतरे, 2 ऑरेंज की बात कर रहा है, और 2 मैंगो, यही बात कर रहा है भाई कि एक एप्पल, एक सेब, 2 संतरा और 2 आम को बेचने पर कितने परसेंट का क्या होगा, फायदा होगा। यहां तक मामला है। और यहां पे दिया है इनका सीपी, दिया है भाई इनका सीपी, एक सेब, एक संतरा और एक आम का सीपी सबका दिया है, कितना है कि 1:1:2। अगर हम इनका सीपी निकालें भाई, सीपी इनका अगर हम सीपी निकालें तो देखो सबका रेशियो दिया है 1:2। एप्पल कितने का मिल रहा है, 1 का, तो 1 × 1, इसका तो 1 ही होगा भाई। बताओ सीपी, इसका सीपी कितना निकल कर आएगा, 1, इसका सीपी 1 निकल कर आएगा, मतलब एक एप्पल का सीपी 1 निकल कर आएगा। अब 2 ऑरेंज का, 2 संतरे का सीपी, एक संतरे का 1 रुपये अगर है तो 2 संतरे का कितना हुआ, 2 रुपये हुआ भाई। 1 का 1 तो 2 का 2 हो जाएगा। अब 2 मैंगो है, लेकिन एक मैंगो का अनुपात, एक मैंगो का कितना दिया है, अगर एक मैंगो का 2 रुपये है तो 2 मैंगो का कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। यहां तक मामला सेट हुआ। अब मामला आएगा किसका, एसपी का, सेलिंग प्राइस का आएगा। अब सेलिंग प्राइस का मामला आएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि अगर हम सेब की बात करेंगे, सेब की, किसकी, सेब की बात करेंगे, कह रहा है कि 16 सेब का सीपी 10 सेब के एसपी के बराबर है। 16 सेब का सीपी बराबर है 10 सेब के एसपी की, यही है। देखो कह रहा है कि 16 सेब का सीपी 10 सेब के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम इनका रेशियो निकालें, सीपी बटा में एसपी बराबर 10 बटा में कितना हो जाएगा, 16। 10 बटा में कितना हो जाएगा, 16। 10 बटा में 16 हो गया। अभी इसको और छोटा हम करें, क्योंकि अब हमें सीपी को 1 बनाना। देखो यहाँ पे सीपी कितना है, 10, यहाँ पे सीपी कितना है, 10, और यहाँ पे सीपी कितना, 1। तो हम क्या करेंगे भाई, सीपी को 1 बनाएंगे तो हमें एसपी अपने आप पता चल जाएगा। तो अब इसको हम 1 बनाएंगे, 10 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में 1.6। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ अगर एक सेब का सीपी 1 रुपये है, अगर सेब का सीपी कितना है, सेब का सीपी 1 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो एसपी तो पता चल गया भाई, कितना आया, 1.6 निकल कर आया। ठीक, अब इसकी कहानी हटाते हैं, अब लेते हैं इसको भाई, अब लेंगे ऑरेंज को। कह रहा कि 12 संतरे का क्रय मूल्य 12 संतरे का सीपी बराबर है, 12 संतरे का सीपी बराबर है 16 संतरे के एसपी के। ठीक, तो फिर हम लिख लेते हैं सीपी बटा में एसपी बराबर 16 बटा में 12। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, सीपी 2 है,
तो हम इसको 2 बनाएंगे। सीपी 2 है तो इसको सीपी को क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। अब जब 2 बनाएंगे तो भाई इसको 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12। अभी इसको 2 बनाएंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। अब क्या पता चल गया कि भाई अगर सीपी क्या है, अगर सीपी यहाँ पे अगर सीपी 2 है तो एसपी कितना है, एसपी 1.5 है। तो यहाँ पे सीपी 2 था तो हम क्या किए, 2 बनाए इसको, तो एसपी कितना निकल कर आया, एसपी निकल कर आया 1.5। अब उसी तरह किसका लेंगे भाई, मैंगो का लेंगे। ठीक, अब मैंगो का क्या दिया है, कह रहा कि मैंगो का 6 आम का सीपी 4 आम के एसपी के बराबर है। 6 आम का सीपी बराबर है किसके, 4 आम के एसपी के। ठीक, मैंगो वाला लिए तो सीपी अपान एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 4/6। अब यहाँ पे सीपी कितना है, 4 है, और यहाँ पर भी सीपी कितना निकल कर आया, 4 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एसपी कितना आया, 6। अब हमें पता चल गया कि सीपी सबका निकल गया और सबका एसपी निकल गया। अब हम सीपी को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, 7, और इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 6, 7, 8, 9.1, 9.1। अब हमें पता चल गया कि सभी एप्पल, ऑरेंज और मैंगो का कॉस्ट प्राइस जोड़ने पर सबका कितना आया, 7 रुपए, और सबका सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आया, 9.1। तो कितने में बिका भाई, कितने का फायदा हुआ, 2.1 का। अभी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 7 पर कितने का फायदा हो रहा है, 7 पर फायदा हो रहा है 2.1 का गुणे 100। अभी क्या होगा भाई, यहाँ पे एक 0 से 1 दशमलव चला जाएगा। अब कितना होगा, 7 त्रिक 21 और 3 गुणे 10 कितना है, 30%। ये हो जाएगा आंसर कितना भाई, 30%। कितना आया, 30%। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 64 करा है, एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर तथा एक पेन 13% लाभ पर बेची। ठीक है, एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर तथा एक पेन 13% लाभ पर बेची। यदि वह किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह दोनों को 20,000 रुपए में खरीदता है। सबका बताना है भाई, दोनों का सीपी दे दिया है 20,000 है, लेकिन करा के अलग अलग बताओ कि सीपी कितना है। तो देखते भाई उसको, करा एक आदमी ने एक पेन 9% लाभ पर। ठीक, हम लिख लेते भाई 9%, नहीं किताब 9% है, बुक को 9% लाभ पर, बुक को कितने पे, 9% लाभ पर, प्लस पेन को 13% लाभ पर। ठीक, अब कह रहा कि इस पे जो फायदा हुआ भाई, अभी इसका नहीं बताया कितना फायदा हुआ, कह रहा कि जो फायदा इस पे हो रहा है, और जो दूसरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है 13% और 9% वाली, जब ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो 80 रुपए अधिक मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई x रुपए का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट। हम लिख लिए प्रॉफिट जो हो रहा है, x रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब जब x रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रक्रिया चेंज की जाती है, किताब को 13% और पेन को 9%, अब क्या बुक को क्या कर दिया गया भाई, 13% प्लस पेन को कर दिया गया 9%। तो इस प्रक्रिया, जब ये दूसरी प्रक्रिया अपनाई गई तो क्या हुआ, 80 रुपए जो प्रॉफिट हो रहा था उससे 80 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x प्लस 80। बताओ, अगर यहाँ पे माइनस कर दें, सबको घटा दे भाई, माइनस माइनस, तो क्या होगा, यहां पे क्या बचेगा भाई, -4, यहां पे -4% बी, यही बचेगा बुक, प्लस 4% पेन, बराबर x से x प्लस x माइनस कर जाएगा, कितना आएगा, -80। अभी हम चाहे तो भाई माइनस को हटा सकते हैं, माइनस हटाएंगे तो क्या होगा, 4% बी -4% बी, मतलब पेन, और ये कितना हो जाएगा, 80। ठीक, ये मामला निकल कर आया। और भाई क्या हो सकता है यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पे कॉमन ले ले इसको, किसको, 4% को कॉमन ले ले, 4% को, तो क्या मिलेगा हमको, b माइनस पी बराबर 80। ठीक, तो 4% को क्या ले सकते हैं हम, 4 से अगर चाहे तो इसको हम काटे, अभी 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे केवल कितना आ जाएगा, 1%, और ये कितना आ जाएगा, 2, 20 हो गया। अभी 1%, अब देखो परसेंट का यहाँ पे 1% है ना भाई, परसेंट का मतलब 1% का मतलब 1/100,
अब जब ये 100 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा b माइनस पी बराबर, ये 100 इधर हर में है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 पहले से है 2000 हो जाएगा। ठीक, 100 का गुणा होगा तो 20 गुणे 100 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अभी हमें पता चल गया कि बुक माइनस पेन कितना आया 2000, और यहाँ पे क्या दिया है भाई कि किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह दोनों इतने में 20,000 में। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है बी प्लस पी की, वैल्यू कितना दिया 20,000 दिया, कितना दिया 20,000 दिया, 20,000 दिया है। अगर इसको हम कट जाएगा ये क्या आ जाएगा भाई 2b बराबर 22,000, b बराबर कितना जाएगा, मतलब बुक का एक बुक की मतलब बुक का प्राइस कितना जाएगा, बुक कितने मिलेगा भाई 11,000 हो जाएगा। ठीक, जब बुक 11,000 में और टोटल दोनों मिलाकर कितने में मिल रहा है 20,000, तो पेन कितने का मिलेगी भाई, जब दोनों 20,000 में मिल रहा है और बुक 11,000 की मिली तो पेन कितने का मिलेगा 9,000 का। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना 11,000 और 9,000। 11,000 तो क्या पूछा है, करा कि किताब और पेन, तो किताब 11,000 और पेन 9,000। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि राधा 70 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन कलमें खरीदी। कितने दर्जन कलम खरीदी भाई 10 दर्जन कलम खरीदी। यह 7 दर्जन कलमें 7% लाभ से तथा शेष 3 दर्जन कलमें 17% लाभ से बेचती है, तो इस लेन देन में उसकी लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक, अभी देखो जब ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आए भाई, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए क्या करना है, आपको ट्रिक बता रहा हूं। ठीक, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए इसको हम पलक झपकते ऐसे क्वेश्चन को हम निपटा देंगे। ठीक, अब कैसे करना है भाई, अब देखो जब एग्जामिनर उत्तर किसमें चाह रहा है भाई इस लेन देन में उसके लाभ प्रतिशत, एग्जामिनर आपसे उत्तर परसेंटेज में पूछ रहा है, किसमें परसेंटेज में पूछ रहा है। जब एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में पूछता है, जब एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में पूछता है तो इस डाटा का एक्चुअल डाटा का कोई रोल नहीं रहता है। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम इसलिए मतलब नहीं होता कि हम 100 मानकर भी रिलेट कर सकते हैं कोई चीज। तो कह रहा है कि भाई कितने पेन है 10, टोटल 10 दर्जन कलमें खरीदी, 7 दर्जन कलमें 7% लाभ पर, तो हम क्या लिखेंगे भाई 7 दर्जन कलमें कितने परसेंट के लाभ पर 7% के लाभ पर। ठीक, टोटल 10 दर्जन कलम खरीदी, 7 दर्जन 7% के हिसाब से हो गया, तो कह रहा कि शेष 3 दर्जन, जो शेष 3 दर्जन तो हम लिखेंगे प्लस शेष 3 दर्जन कलमें फिर इनटू गुणा कितने परसेंट के हिसाब से 17% के हिसाब से, तो हम लिखेंगे 17% के हिसाब से बेची। भाई टोटल पूछ रहा है, कह रहा है कि इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ, तो टोटल पेन कितनी थी 7 3 10, तो हम लिखेंगे 10। जो पूछेगा क्या पूछा भाई, कह कि पूरी लेन देन में कितने रुपए का फायदा हुआ, तो हम लिखेंगे 10 की जगह क्या लिख देंगे x। हम कुछ नहीं किए, जो जैसे बोला वैसे करते गए हैं। इस ट्रिक में क्या करना है, जो जैसे बोलेगा वैसे गुणा करके प्लस करके गुणा करते जाएंगे, और जो चीजें पूछेगा उसकी जगह पे केवल x का गुणा कर लेंगे, बस जो चीजें पूछेगा वहां पे x का गुणा कर लेंगे। भाई 7 दर्जन 7% के हिसाब से 10 दर्जन था, 7 दर्जन 7% के हिसाब से 3 दर्जन 17% के हिसाब से, तो टोटल कितना हुआ 7 3 10 दर्जन, तो कितना फायदा होगा तो हम मान लेंगे गुणे x, बस हमारा उत्तर इतना करने पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई 7 7 49% यहाँ पे बना, प्लस 17 तिया 51%, 17 तिया 7 7 49 17 तिया 51% बराबर 10x, बराबर 10x। अभी 10x बराबर कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, 100%। अभी 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना आया 10% आया, यही हमारा हो जाएगा उत्तर कितना 10%। अब इस ट्रिक से क्या होता है भाई, बिना दिमाग लगाए हमारा काम हो जाता है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। अभी देखो दूसरे क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। कह रहा कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं देखो इतना रुपए में खरीदता है, तो वही मैं बोला कि अब रियल डाटा का कोई मतलब नहीं इसका, वह उसके 3/5 वस्तुएं, मतलब टोटल वस्तु 5 है तो 5 में क्या हुआ 3, तो 3 वस्तुओं को 8% लाभ पर। देखो कह रहा कि 3 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर, 5, टोटल वस्तु 5 है, 5 में जो 3 है 3 8% लाभ पर, हम लिख लेंगे 8%। ठीक, के लाभ पर बेचता है, शेष वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, तो भाई शेष अब यहाँ पे प्लस हम लिखेंगे। ठीक, अभी शेष कितना बचा, 5 में से 3 वस्तु बेच दिया 8% के लाभ पर, अभी बचा कितना, जब 5 में से 3 वस्तु बेच दिया तो अभी 2 बचा, तो हम क्या लिखें यहाँ पर भाई 2। अब पूछ रहा है कि इस वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। अब बराबर कितना हुआ भाई
टोटल वस्तु कितनी थी, 3 दू 5, 5। कितना के बेचे के पूरे सौदे में 13% का लाभ होता। अब देखो 13 का यहां तो लिखना पड़ेगा ना भाई, 13%, 13%। मतलब टोटल 5 वस्तु बेचेगा तो वही पूछ रहा है कि पांचों वस्तुओं के बेचने पर टोटल 13% का लाभ होना चाहिए, तो हम 5 गुणे 13 लिख दिए। अब यहाँ पे दिया है कि भाई ये जो शेष बच गया 5 में से 3 हम 8% के हिसाब से बेच दिए। अभी जो बच गया 2 वस्तु उसको कितने % लाभ पर बेचना चाहिए कि सारी चीज मिलाकर 13% का लाभ हो। तो हम जैसे जो, अब इस ट्रिक से क्या फायदा है कि भाई जैसे जो चीज बोलेगा वैसे खाली हम गुणा करते जाएंगे बस, और ऐड करते जाएंगे, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ कितना 8 3 24% प्लस 2x बराबर 13 पच्चे 65%, 13 पच्चे 65%। अभी 2x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 65% माइनस 24%। 2x बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 39। कितना आएगा, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1 भाई, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, ये आया। x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 20.1%, नहीं 20.5% आएगा ना, 20.5%, ये आ जाएगा आंसर। कितना, 20.5%। क्वेश्चन नंबर 67 कह कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है। मैंने फिर बताया कि भाई इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि एग्जामिनर उत्तर आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है। देखो सारे ऑप्शन में परसेंटेज है, 7%, 8%, 6%। 5400 रुपए में खरीदता, वह उनकी 2/3 वस्तु को 15% लाभ पर, मतलब टोटल 3 है, 3 में 2 कितने बेचा, 15% के लाभ पर। 2 वस्तु को बेचा कितने % के लाभ पर, 15% के लाभ पर प्लस। अभी भाई 3 में से जब 2 बेच दिया तो कितना बचा, एक वस्तु बची। तो बताइए शेष वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे, तो शेष तो 1 बचा। हम यहां पे मानेंगे x बराबर टोटल वस्तु कितनी है 3, और पूरी लेन देन में कितने का फायदा हो, 12% का लाभ। तो पूरी लेन देन में 12% का फायदा हो, तो क्या हुआ भाई, 15 दूना 30% प्लस x बराबर 12 तिहाई 36%। x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 6% हो जाएगा। कितना आया, x बराबर 6%। ऐसे हमें करना है। अब देखो भाई क्या दिया है, कह रहा है कि 20 किलो आलू, 20 किलो आलू की कीमत, 20 किलो आलू की कीमत 5 किलो टमाटर की कीमत से समान है। 12 किलो टमाटर की कीमत 30 किलो प्याज की कीमत के समान है। 15 किलो प्याज की कीमत 18 किलो बंद गोभी की कीमत के समान है। यदि 10 किलो बंद गोभी की कीमत 50 रुपए है तो 24 किलो आलू की कीमत क्या होगी। ठीक, अब इसके लिए क्या करना है भाई, शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं इसके लिए आपको, इसके लिए भी आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, क्या करना है इसमें, अभी क्या दिया करेगा, 20 किलो आलू की कीमत, हम 20 किलो आलू की कीमत हम लिख रहे हैं भाई 20 किलो आलू को हम ए से दर्शा दे रहे हैं। ठीक, 20 किलो आलू की कीमत 5 किलो टमाटर की कीमत के समान है। टमाटर को टी से दर्शा दिए, 5 किलो टमाटर के समान है। 12 किलो टमाटर की कीमत, फिर कह रहा है भाई 12 किलो टमाटर की कीमत किसके समान है, 30 किलो प्याज के समान है। ठीक, 30 किलो प्याज को पी से हम लिख दिए, ठीक, प्याज के समान है। 15 किलो प्याज की कीमत, कह रहा कि भाई 15 किलो प्याज को पी से, 15 किलो प्याज की कीमत 18 किलो बंद गोभी की कीमत के समान है। बंद गोभी को बी से लिख दिया, ठीक, 18 किलो बंद गोभी के समान। अब देखो क्या होता है, जब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या पूछता है भाई, अगर ये वाली वैल्यू देगा, अगर ये वाली वैल्यू देगा, बस इसमें 2 ही वैल्यू पूछेगा। अगर ये वैल्यू देगा भाई, अगर ये वैल्यू देगा तो ये वैल्यू पूछेगा। ठीक, कहने का मतलब कि अगर ये वाली वैल्यू दिया, आलू की वैल्यू दिया है, तो किसका पूछेगा, बंद गोभी का पूछेगा। अगर बंद गोभी का देगा तो किसका पूछेगा, अगर बंद गोभी का वैल्यू देगा तो आलू का पूछेगा। अगर यहां भी देखो भाई इसकी वैल्यू देगा, किसकी, प्याज, अगर इसकी वैल्यू देगा तो इसका उत्तर एग्जामिनर पूछेगा। ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन।
हमेशा ये बिकट वाला मामला रहेगा। इसकी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू देगा तो इसकी वैल्यू पूछेगा, इसकी वैल्यू देगा तो इसकी वैल्यू पूछेगा। ठीक, बस यही मामला रहता है। अभी देखना क्या कर रहा है कि यदि 10 किलो बंद गोभी की कीमत 50 रुपए, देखो इसकी वैल्यू दिया है 10 किलो बंद गोभी, देखो बंद गोभी दिया है ना, अब ये चीज दिया है ना बंद गोभी, तो अब इसकी वैल्यू पूछेगा, आलू की पूछेगा, ये आलू है ना, देखना करेगा 24 किलो आलू की कीमत क्या होगी, यही मामला है। इसकी देगा तो इसकी पूछेगा, या इसकी देगा तो इसकी पूछेगा, या इसकी देगा तो इसकी पूछेगा, या इसकी वैल्यू देगा तो इसकी वैल्यू पूछेगा, ऐसे पूछेगा हमेशा बिकट के रूप में। अब क्या करना है भाई, हमने अभी किसकी वैल्यू दिया है ये देखना है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये नहीं देखना है, ये देखना है कि किसकी वैल्यू दिया है। कह रहा है कि भाई 10 किलो बंद गोभी की कीमत कितनी, 50। 10 किलो 10 किलो बंद गोभी की कीमत कितनी है, 50 है। 10 किलो बंद गोभी की कीमत 50 है, तो 1 किलो की कितनी हो जाएगी भाई, अब हमें 1 किलो की निकालना होगा। 1 केजी बंद गोभी की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपए हो जाएगी, यही होगा 5 रुपए। ठीक, 10 किलो बंद गोभी की कीमत कितनी है, 50 रुपए है, तो 1 किलो बंद गोभी की कीमत कितनी हो गई, 5 रुपए हो गई। ये चीज हमें निकालना पड़ेगा, 1 किलो वाला निकालना पड़ेगा। 10 किलो बंद गोभी की कीमत दिया इतना, तो 1 किलो को हमेशा निकालना पड़ेगा। ठीक, अब जो चीजें वैल्यू दिया है, ठीक, जो वैल्यू दिया, क्या दिया, बंद गोभी दिया है ना, ये बंद गोभी वाला पार्ट दिया है, तो हम बंद गोभी वाला लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, बंद गोभी वाला ऊपर लिखेंगे। कैसे, देखो अगर बंद गोभी दिया है, कौन सा दिया है भाई, बंद गोभी, तो बंद गोभी किस साइड है, बंद गोभी यहां पे है ना, इस साइड है ना, तो इस साइड को अब लिखेंगे ऊपर। क्या लिखेंगे भाई, 5 गुणे 30, देखो 5 गुणे 30 गुणे 18 बटा में ये जो वैल्यू दिया रहेगा, मतलब जिसकी वैल्यू दिया रहेगा, जिसका जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया 10 किलो बंद गोभी, तो जिसकी वैल्यू दिया रहेगा वो वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे। बंद गोभी यहां पर है तो लिखेंगे 5 गुणे 30 गुणे 18। अभी जिसका, अब जो बच गया इस वाले पार्ट का क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नीचे। क्या लिखेंगे, 20 गुणे 12 गुणे 15। ठीक, 5 गुणे 30 गुणे 18 बटा में 20 गुणे 12 गुणे 15। अभी देखना कि बंद गोभी की जो कीमत 1 किलो की कितनी क्या है, 5 रुपए, तो यहां पे लिखेंगे भाई, यहां पे लिखेंगे 5। ठीक, अब 5 लिखते ही ये किसकी वैल्यू आएगा, जिसकी वैल्यू पूछा है, किसकी, आलू की कीमत क्या होगी, तो ये आएगा भाई 1 केजी आलू, 1 केजी आलू की कीमत आ गई, 1 केजी आलू की कीमत आ गई। ठीक, 1 किलो। अब हम 1 किलो आलू की कीमत निकाल लेंगे। क्या दिया है भाई इसमें, देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 2 छक्का 12, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 5 चौको 20, 5 चौको 20, कितना है भाई, 15, 3 पचे 15, 15 बटा में 4 आया, इतना आया भाई, 15 बटा में 4 कितना, 1 केजी आलू का प्राइस कितना है, 15 बटा में 4। लेकिन आपको कितना चाहिए, 1 किलो का आया ना, लेकिन आपको चाहिए 24 किलो का, 24 किलो आलू का, तो क्या हो जाएगा भाई, 24 केजी आलू का 15 बटा में 4 गुणे 24, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 15 छक्का 90, ये आएगा आपका कितना, 90 रुपया। ये तरीका भाई सबसे जबरदस्त। हम क्या बताए कि भाई जो वैल्यू दे, अगर इसकी वैल्यू देगा तो इसकी वैल्यू पूछेगा, इसकी देगा तो इसकी पूछेगा, इसकी देगा तो इसकी पूछेगा, इसकी वैल्यू देगा तो इसकी पूछेगा, इसकी वैल्यू देगा तो इसकी पूछेगा, बस यही पूछेगा। अब हम क्या बताएं कि भाई जिसका वैल्यू दिया है 10, जैसे 10 किलो बंद गोभी की कीमत कितनी है, 50 रुपए, तो 1 किलो कितनी की, 5 रुपए। जिसकी वैल्यू दिया है वो ऊपर लिख लेंगे, फटाक दे। जैसे 5 गुणे इसकी कीमत दिया है इस साइड का, हम लिखेंगे 5 गुणे 30 गुणे 18, 5 गुणे 30 गुणे 18, और 1 किलो बंद गोभी की कीमत कितनी थी वहां पे ये लिख लेंगे, बटा में ये जो बच गया 20 गुणे 12 गुणे 15, इसको काट लेंगे। 1 किलो फिर किसकी आएगी, जो वैल्यू पूछ रहा है, 24 किलो आलू। 1 किलो आलू की कीमत आ गई, जब 1 किलो आलू की कीमत 15 बटा में 4 आ गई, तो 24 किलो आलू की कीमत कितनी होगी, 90। अभी देखो क्या दिया है, करा कि 9 किलो चावल की कीमत, हम लिख लेंगे भाई 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो शक्कर की कीमत के बराबर। 9 किलो चावल को हम सी से लिख लेते हैं। ठीक, 9 किलो चावल की कीमत किसके बराबर है,
4 किलो शक्कर की कीमत के बराबर है। 4 किलो शक्कर की कीमत एस से लिख लिया, ठीक। 4 किलो शक्कर के बराबर है 14 किलो शक्कर की कीमत। 14 किलो शक्कर के क्या लिखे, 9 किलो चावल, 9 किलो चावल राइस, 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो शक्कर के बराबर है। इसका भी तो एस से ही लिखना पड़ेगा, रहने दा। 9 किलो चावल, 9 किलो चावल की कीमत बराबर है किसके, 4 किलो शक्कर के, हमें एस से लिख लिया शक्कर को, ठीक। 14 किलो शक्कर की कीमत करा कि 14 किलो शक्कर की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। 1.5 किलो चाय को टी से लिख लेते हैं चाय को, ठीक ठीक। 1.5 किलो चाय की कीमत के समान है। 2 किलो चाय की कीमत, फिर करा 2 किलो चाय की कीमत, 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो कॉफी के बराबर है। 5 किलो कॉफी के कीमत के समान है। अब देखो यहाँ पे दिया करा कि यदि 2.5 किलो चावल की कीमत कितनी है, इतना। एक बात बताओ, 2.5 किलो चावल की कीमत कितनी भाई, 12.5 रुपए है, तो एक की कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। बताओ 5 रुपए हो जाएगी भाई, 2.5 पच्चे 12.5, 5 रुपए हो जाएगी, ठीक। क्या दिया, 2 किलो, हाँ यहाँ पे हो गया भाई 1 किलो। यहाँ पे क्या दिया है, करा 2.5 किलो चावल की कीमत कितनी, इतनी। अब देखो चावल की कीमत दिया है ना, देख लेना चावल कहाँ है भाई, जी हाँ। अब चावल की दिया है तो इसकी वैल्यू पूछेगा, देखो इसकी वैल्यू दिया है ना, तो इसकी वैल्यू पूछेगा किसकी, कॉफी की। देखो 11 किलो कॉफी की कीमत याद करें, ठीक। तो क्या हुआ भाई, 5 कह रहा कि 2.5 किलो चावल की कीमत कितनी, 12.5 रुपए है, 1 किलो की कितनी आ गई, 5 रुपए। अब जिसकी वैल्यू दिया है, किसकी दिया है भाई, किसकी, चावल की दिया है, तो वो वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे। चावल यहां पर है तो ये सब ऊपर लिखा जाएगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 9, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखो 9 गुणे 14 गुणे 2 बटा में 4 गुणे, ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, गुणे 5। अभी क्या है भाई, जिसकी वैल्यू दिया है उसके 1 किलो का लिखेंगे, 5 रुपए प्रति केजी, ठीक। कितना है, 5 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 5। भाई जिसकी वैल्यू दिया है वो तो ऊपर लिखे ही, प्लस 1 केजी का दाम लिखेंगे, लिख लिए। अब ये क्या हो जाएगा इसका, 1 केजी किसकी कीमत भाई पूछा, कॉफी पूछा है, 1 केजी कॉफी की कीमत निकल कर आएगा, ठीक। तो बाद में हम 11 किलो का निकाल लेंगे। अभी देखो क्या है भाई, अगर यहाँ पे 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, 10 का इधर गुणा कर देंगे, 10 का नीचे, तो ये वाली दशमलव चला जाएगा, गायब हो जाएगा दशमलव। तो कितना है देखो, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कटा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर काटेंगे भाई किससे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9, इतना हो गया। 7 तरीक 21, 21 दूना 42, कितना निकल कर आया भाई, 42, ठीक। कितने का, 1 केजी, 1 केजी किसका, कॉफी का, 1 केजी कॉफी का प्राइस कितना निकल कर आ गया, 42 रुपए। कितने का पूछा, 11 का, 11 किलो का पूछा है, तो 11 केजी कॉफी की कीमत क्या हो जाएगी भाई, 42 गुणे 11, जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा भाई हमको, 2 6 4, कितना आएगा, 462। कितना निकल कर आया, 462 रुपए। ऐसे हम करेंगे। ये तरीका क्या है भाई, इससे कुछ नहीं करना है, बस केवल समझना है, जो चीजें दी रहेंगी, किसकी कीमत दी है, 2.5 किलो चावल, चावल की कीमत दी है ना, तो चावल वाली वैल्यू ऊपर फटाक दे लिख लेंगे। ये चीज है, चावल वाली वैल्यू ऊपर लिख लिए, और जो नहीं दी, जिसकी वैल्यू पूछा है वो वाली वैल्यू नीचे लिख लिए, हो गया। अब खाली 1 किलो की कीमत निकाल लेंगे, कितना निकल कर आया, 5 रुपए, तो ऊपर 5 का गुणा कर लिए। बस जब सॉल्व करेंगे तो 1 किलो का निकल कर आएगा, तो हम जितने का पूछेगा उतने का निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा कि 3 गेंद की कीमत 2 पैड की कीमत के समान है। 3 गेंद, 3 गेंद की कीमत 2 पैड के समान है। 3 पैड की कीमत, फिर कह रहा कि 3
पैड की कीमत, 3 पैड की कीमत 2 दस्ताने की कीमत के समान है। फिर 3 दस्ताने की कीमत 2 बल्ले की, 3 दस्ताने की कीमत 2 बल्ले की, 2 बल्ले की कीमत के समान है, यही दिया। ठीक, अब क्या दिया करा कि एक बल्ले की कीमत इतनी है, तो एक बल्ले की कीमत खुद दिया है, निकालना तो है नहीं। और करा कि एक गेंद की कीमत पूछा तो काम हमारा आसान हो गया। तो डायरेक्ट हम देखो अब कैसे सॉल्व, एक गेंद की कीमत अब कैसे निकल कर आएगा भाई। अब देखेंगे, देखो हम क्या बताएं, ये देगा तो ये पूछेगा, अगर ये देगा तो ये पूछेगा, अगर ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, बस ये चीज पूछेगा। अब देखो क्या दिया है, करा बल्ला दिया है ना, बल्ला कहाँ पे भाई, बल्ला यहाँ पे। देखो जब बल्ला दिया है ना, ये वाली वैल्यू बल्ला दिया है ना, तो अब गेंद वाली वैल्यू पूछेगा। देखो बल्ला दिया है, गेंद वाला पूछेगा। किसका पूछा भाई, क्या दिया है, यदि एक बल्ले की कीमत कितनी है, 108 रुपए है, तो बल्ले की कीमत, बल्ला दिया है ना, ये बल्ला है, ठीक। कह यदि एक बल्ले की कीमत, यही दिया है बल्ले की कीमत, तो हम ये वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, ठीक। और एक बल्ले की कीमत कितनी दिया है भाई, 108 रुपए, तो हम ये लिख लेंगे 108 बटा में ये नीचे चला जाएगा, 3 गुणे 3 ये क्या निकलेगा, एक गेंद की कीमत, एक बॉल की कीमत, ठीक, एक बॉल की कीमत निकलेगी। अब इसको काटेंगे, देखो 3 तिरिका 9, 9 तिरिक 27, ठीक, 3 तिरिका 9, 9 तिरिक 27, 27 चौको 108, 27 चौको 108 कट गया सब। अब क्या मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 8 चौको 32, कितना आया, 32 रुपए। कितना है भाई, 32। कितना आया, 32 रुपए, ठीक। इस तरीका से हम करेंगे, ठीक भाई। डिस्काउंट तो पढ़ा चुके हैं हम, डिस्काउंट हो चुका है, ठीक। तो जितना टाइप थी भाई, सारा टाइप खत्म हो चुका है। देखेंगे भाई 5 क्लास हो चुकी है, लगभग लगभग सारा टाइप सब कुछ खत्म हो चुका, प्रॉफिट एंड लॉस का। देखेंगे तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 1-2 क्लास और पढ़ा देंगे, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ठीक। और चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि जितना कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। अब ये जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको पेड कोर्स में भी कोई इतना नहीं कंटेंट पढ़ाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर चल रहे हैं भाई।